Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Here is Rauhuram Shehzad, and today we are going to start a new chapter, condensation reactions. Condensation reactions are those reactions in which two molecules combine to form a large molecule with the removal of a small molecule like water, alcohol, ammonia, etc. Such reactions are called condensation reactions. यानी ऐसे रिएक्शंस जिनमें दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और इनके कंबाइन होने से कोई एक आध छोटा सा मॉलिक्यूल जैसा कि पानी, अल्कोहल या अमोनिया वगैरह रिमूव हो जाते हैं। ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस can be base catalyzed or acid catalyzed. We shall discuss both these types in detail. First of all, we start with the base catalyzed condensation reactions. And today we shall discuss the first base catalyzed condensation reaction, that is aldol condensations. What are aldol condensation reactions? The reactions in which two molecules of an aldehyde or a ketone having alpha hydrogen, they combine to form a beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone are called aldol reactions. ऐसे रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के या कीटोन के, लेकिन कैसे एल्डिहाइड या कीटोन हो, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, वो कंबाइन हो और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट। कि अगर रिएक्टेंट हमारा एल्डिहाइड था तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन था तो प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगी। तो such reactions are called aldol reactions, and aldol reactions include both aldol addition और aldol condensation. एडिशन कब होगी, कंडेंसेशन किसे कहेंगे, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होंगे तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो कहलाएगी एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। और अगर एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट में से पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए, व्हेन एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट अंडरगो डिहाइड्रेशन, देन दिस इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। यानी अगर डिहाइड्रेशन ना की जाए तो यहाँ तक एल्डोल एडिशन कहलाएगा, और अगर डिहाइड्रेशन भी हो जाए तो फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाएगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन reactions are those reactions in which two molecules of aldehyde or ketones having alpha hydrogen, they combine to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone, and when they undergo dehydration they form alpha beta unsaturated aldehyde or ketones. तो चलें एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल से पहले दोबारा ये देख लें कि अल्फ़ा हाइड्रोजन, अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन सी होती है, बीटा कौन सी होती है। तो ये देखें, ये एक एल्डिहाइड दिया गया है जिसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल जो साथ वाली कार्बन होती है ये अल्फ़ा कार्बन कहलाती है, उसके साथ वाली जो कार्बन होगी ये बीटा कार्बन कहलाएगी। और इसी तरह अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और जो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे दैट विल बी बीटा हाइड्रोजन्स। तो एल्डोल कंडेंसेशन में जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि आपके पास ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो मसलन ये एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ये इसमें एसिटाल्डिहाइड दिया गया है।
तो इसमें एसिटल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, और आप देख सकते हैं कि जो एसिटल्डिहाइड है इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है। ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। तो ये 2 मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के कंबाइन होंगे, और कंबाइन कैसे होंगे? ये कंबाइन होते हैं इस तरह से कि एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये देखें प्रोडक्ट में, ये एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन था, ये दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन है, ये आपस में कंबाइन हो गए हैं, अटैच हो गए हैं। तो ये वाली जो प्रोडक्ट है ये हमारी कहलाती है एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। इसे एल्डोल क्यों कहते हैं? वाई दिस इज़ कॉल्ड एन एल्डोल? एक्चुअली एल्डोल इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, टू वर्ड्स, eld, all. Eld from aldehyde and all from alcohol. Uh, because the product contain both aldehydic and alcoholic moieties, that's why this product is called an aldol, and this condensation is called aldol condensation. तो ये एक एग्ज़ाम्पल थी जिसमें 2 एसिटल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके एल्डोल बना रहे हैं। इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म क्या होगा? तो इसके मैकेनिज़्म में देखें, सबसे पहले ये हम अब बेस कैटलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो कैटलिस्ट है दैट विल बी अ बेस। हम यहाँ पे कोई भी वीक बेस यूज़ कर लेते हैं, या NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह यूज़ होती हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में जो बेस है वो हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ये यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन को कैप्चर करेगी तो अल्फ़ा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन आयन बन जाएगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन ही क्यों एब्स्ट्रैक्ट हुआ है? क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन के जाने से नेगेटिव चार्ज आता है अल्फ़ा कार्बन पे, और अगर अल्फ़ा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये मीज़ोमेरिकली स्टेबलाइज्ड होता है। इसका हम दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं कि इस पहले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन पे था जो कि मीज़ोमेरिकली डीलोकलाइज होकर दूसरे स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे चला गया है, तो ये इनोलेट आयन बन गया हमारे पास। तो एक्चुअली अल्फ़ा हाइड्रोजन इसलिए कैप्चर होता है क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन के कैप्चर होने से हमारा जो कार्बन आयन बनता है दैट इज़ मीज़ोमेरिकली स्टेबलाइज्ड वन। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन था, कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन बनने के चांसेस कब ज़्यादा होंगे? जितनी हमारी बेस स्ट्रॉन्ग होगी, या जितना हमारा ये जो हाइड्रोजन है जिसने कैप्चर होना है ये जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना इजीली कैप्चर हो जाएगा और कार्बन आयन जो है वो उसकी फॉर्मेशन जल्दी होगी। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में अब ये जो हमारा कार्बन आयन बना है इसने दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है। अब ये जो हमारा कार्बन आयन है दैट इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल अटैक टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये अब हमारे पास दूसरा एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। तो ये पहले वाला जो कार्बन आयन बना है ये अब दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन पे अटैक करेगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा हमारे पास। और ये देखें यहाँ पे अब ये जो अल्फ़ा कार्बन था वो अटैच हो गया है दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ। तो अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास? लास्ट टाइम में ये होगा कि ये फर्स्ट टाइम में देखें बेस ने यहाँ से जब प्रोटॉन कैप्चर किया था तो वाटर का मॉलिक्यूल बना था। तो अब लास्ट टाइम में ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ये पानी से दोबारा हाइड्रोजन को रिकैप्चर कर लेगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब पानी से हाइड्रोजन कैप्चर हो जाएगा तो ये दोबारा से OH नेगेटिव
बेस बन के रिमूव हो जाएगा। तो बेस हमने यहाँ पे वैसे भी कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ की थी, ये वैसे की वैसे रिमूव हो जाएगी और ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी विच इज़ कॉल्ड एन एल्डोल। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है, जिसकी वजह से हम इसे एल्डोल कहते हैं। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये मैकेनिज़्म आपने देखा कि 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। पहले स्टेप में बेस प्रोटॉन कैप्चर करता है, प्रोटॉन एसिडिक होना चाहिए। तो एसिडिक कब होगा? जब इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे होंगे, जैसा कि ये जो फॉर्माइल ग्रुप है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। तो पहले स्टेप में बेस ने प्रोटॉन कैप्चर किया, स्टेबल कार्बेनाइन बन गया जो कि मेसोमेरिकली स्टेबलाइज था। दूसरे स्टेप में कार्बेनाइन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल था, उसने दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक किया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिली। और तीसरे स्टेप में इसने ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज था, इसने प्रोटॉन को दोबारा कैप्चर कर लिया और ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गई एल्डोल। इस मैकेनिज़्म में हमारा जो पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन, ये सबसे स्लो स्टेप होता है एंड दिस इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दिस इज़ द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन पहले स्टेप पे डिपेंड करता है जो कि हमारा स्लो स्टेप है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ बेस एज वेल एज सबस्ट्रेट, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। The scope of the base catalyzed condensation depends on, इसका स्कोप किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिडिटी ऑफ द अल्फ़ा हाइड्रोजन टू गिव कार्बेनाइन, कि हमारा जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो कितना एसिडिक है। जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा, कार्बेनाइन उतना जल्दी बनेगा। और हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक वाला होता है, तो इस वजह से भी इसका काफ़ी स्कोप है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है एसिडिक अल्फ़ा हाइड्रोजन्स की। दूसरा डिपेंड करता है द टेंडेंसी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई थी, तो इसमें भी हमारे पास वैरायटी ऑफ सबस्ट्रेट मौजूद हैं जिनके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, यानी विच कैन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और तीसरा है द बेसिसिटी ऑफ द रिएजेंट यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, कि हमारा जो बेस है जिसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना है उसकी बेसिसिटी क्या है। तो इसमें भी हमारे पास वैरायटी ऑफ बेसिस मौजूद हैं। तो ये इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो काफ़ी तरह के होते हैं, हम काफ़ी सारी टाइप्स यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। बस होगा यही कि इन सब में ना, इन सब का जनरल मैकेनिज़्म तो यही होगा जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन का पढ़ा है। सभी में ऑलमोस्ट बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस में सभी में इसी तरह फर्स्ट टाइम में कार्बेनाइन बनेगा, दूसरे स्टेप में इसी तरह फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी और तीसरे स्टेप में प्रोटॉन रिकैप्चर कर लेंगे। बस होगा यही कि बेसिस चेंज होती रहेंगी, स्टार्टिंग मटेरियल चेंज होता रहेगा एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट चेंज होती रहेंगी। ये एक सिंपल सा ऑर्डर दिया है रिएक्टिविटी ऑफ बेसिस का कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ, कि दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, देन दिस वन, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड देन फाइनली जो टर्शरी अमाइन है हमारे पास, ये सबसे वीकर बेसिस में आती हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड बेसिस होती हैं दैट आर जनरली मोर स्ट्रॉन्ग बेसिस एज़ कंपेयर टू न्यूट्रल वंस। तो ये हमारे पास बेसिस की रिएक्टिविटी का एक ऑर्डर है। अब नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले हमने एग्जांपल डिस्कस की है एसिटल्डिहाइड की, तो अब नेक्स्ट ये प्रोपियोनल्डिहाइड, ये एक प्रोपियोनल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा प्रोपियोनल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। अब इन्होंने कंडेंस होना है, तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कैसे मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, कैसे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, कि एक मॉलिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होता है। तो ये देखें, ये
एक मालिक्यूल का ये अल्फ़ा कार्बन और ये दूसरे मालिक्यूल का कार्बोनिल कार्बन, ये आपस में अटैच हो गए हैं और ये हमारे प्रोडक्ट मिल गई है हमें, एल्डोल प्रोडक्ट। बीटा, ये जो मिथाइल ग्रुप मैंने नीचे लिखा हुआ है ये बीटा कार्बन था, बीटा कार्बन ने अटैच नहीं होना, अल्फ़ा कार्बन ने अटैच होना है, इसलिए मिथाइल ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही रह जाएगा। अल्फ़ा कार्बन अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी अगर दो प्रोपियोनल्डिहाइड के मालिक्यूल कंडेंस होते हैं, कंबाइन होते हैं तो। इसी तरह अगर हमारे पास दो एसीटोन के मालिक्यूल हों तो फिर भी यही होगा। अब एक मालिक्यूल का अल्फ़ा कार्बन दूसरे मालिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच होगा एंड दिस विल बी द एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा, अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, ये तो थी सिमेट्रिकल कीटोन एसीटोन, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कीटोन में फ़र्क क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन is that one which contains similar alkyl groups on either side of the carbonyl group, जिसमें दोनों तरफ एक जैसे अल्काइल ग्रुप हों, दोनों तरफ मिथाइल हों, दोनों तरफ इथाइल हों, तो ये ऐसी कीटोन कहलाएगी सिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन अगर दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हों तो दैट विल बी कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन। फॉर एग्जांपल अब ये देखें, इसमें 2-ब्यूटानोन, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है, अगर दो इसके मालिक्यूल आपस में कंडेंस हों, कंबाइन हो, तो फिर क्या बनेगा? इसमें आप देखें अब दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं। अब डिपेंड करता है कि कार्बन आयन कहाँ से बनेगा। इसके पास दो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एक ये है एक ये है, दो अल्फ़ा हाइड्रोजन, दोनों से कार्बन आयन बन सकता है। तो अब डिपेंड करता है कार्बन आयन कहाँ से बनेगा, तो उसकी बेस पे अब हमें दो तरह की प्रोडक्ट मिल सकती हैं। अब देखें, अगर इस वाली कार्बन से कार्बन आयन बनता है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी जिसे मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। और अगर हमारे पास इस वाली कार्बन से कार्बन आयन बनता है तो फिर हमें ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी जिसे मैंने 2 से रिप्रेजेंट किया है। तो इफ़ यू हैव सिमेट्रिकल कीटोन्स, only one product will be obtained, one type of product will be obtained, but if you have unsymmetrical ketone, two type of products will be obtained, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कीटोन में जो हमारा कार्बन आयन बन सकता है वो दो जगहों से बन सकता है। अच्छा, फाइनली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। हमने कहा है कि ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है ये एल्डिहाइड भी दे सकते हैं, कीटोन भी दे सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसमें देखें, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स in aldol condensation reactions. Why the order is so? Why formaldehyde is most reactive and why ketones are least reactive? Actually इसमें हमने देखा है कि ये जो पहले कार्बन आयन बनना होता है और फिर कार्बन आयन ने अटैक करना होता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे दूसरे मालिक्यूल की। तो अब जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जो पहला फैक्टर है कि जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये जो इसमें कार्बन होता है हमारे पास, जैसा कि ये आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के केस में कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसमें देखें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए पार्शियली नेगेटिव है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी पार्शियली पॉजिटिव है। दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और हाइड्रोजन्स का हम इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट ज़ीरो कंसीडर करते हैं। ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आते हैं ना ही विदड्रॉइंग में। तो यहाँ पे जबकि इसके कंपैरेटिवली अगर हम एसिटल्डिहाइड देखें, एसिटल्डिहाइड में हाइड्रोजन की जगह एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है विच इज़
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो ये जो पार्शली पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन है हमारा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देते हैं। तो द कार्बोनिल कार्बन ऑफ एसिटल्डिहाइड is less electrophilic as compared to the carbonyl carbon of formaldehyde. That's why acetaldehyde is less reactive than formaldehyde. और अगर आप एसीटोन में देखें तो इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस यहाँ पे इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और ज़्यादा हो जाएगा और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी और कम हो जाएगी, इसलिए जो एसीटोन है वो सबसे कम रिएक्टिव होगी। एक तो ये फैक्टर था, और दूसरा फैक्टर जो है यहाँ पे स्टीरिक फैक्टर भी आ जाता है कि आप जानते हैं न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जितना कम बल्कि होगा, जितना कम स्टेरिकली हिंडर्ड होगा, उतना न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसा कि फॉर्मेल्डिहाइड में हमारे पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। जबकि अगर आप कीटोन का केस देखें तो कीटोन्स में कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल ने भी इसी कार्बन पे, सेंटर वाले कार्बन पे अटैक करना होता है, तो इसलिए उसकी अप्रोच ज़रा मुश्किल हो जाएगी। दैट्स वाई ketones are less reactive as compared to aldehydes due to both factors, electronic factors which include electron donating alkyl groups both inductively or mesomerically, और दूसरा ये है कि ये जो स्टीरिक फैक्टर है, तो स्टीरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स की वजह से कीटोन्स जो होती हैं ये सबसे कम रिएक्टिव होती हैं, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और एल्डिहाइड में भी फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव दैन एसिटाल्डिहाइड। अच्छा, यही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की है, इसी की वजह से हमने पहले एसिटाल्डिहाइड के केस में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमारा जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था वो पहला स्टेप था। ये देखें, यहाँ पे हमने कहा था कि जो हमारा स्लो स्टेप है वो ये वाला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, जबकि एसीटोन के केस में इसके अपोजिट है। अगर हम एसीटोन लें तो यहाँ पे भी आप देखें, फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन कैप्चर होगा, कार्बेनाइन बन गया विच इज़ मेसोमेरिकली स्टेबलाइज्ड, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है, और थर्ड स्टेप में फिर से ये प्रोटॉन कैप्चर कर रहे हैं, और ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है, एडक्ट जिसे हम कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ नॉट द स्लो स्टेप, इंस्टेड here in case of acetone the second step, which is nucleophilic attack, carbonyl attack on the electrophilic carbon atom, that is the slow step, and this is the rate determining step in case of acetone, unlike the case of acetaldehyde. Why this is so? Actually acetaldehyde में तो पहला स्टेप था स्लो स्टेप, क्यों? क्योंकि दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली हो गया था, फास्ट था, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन्स, तो इजीली अटैक हो गया था। फर्स्ट स्टेप वाज द स्लो स्टेप। हियर इन केस ऑफ एसीटोन के केस में अभी हमने डिस्कस किया है कि जो कीटोन होती हैं दे आर लेस रिएक्टिव दैन एल्डिहाइड्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होनी है, तो एक तो ये बल्कि अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से भी कीटोन कम रिएक्टिव है। दूसरा, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर देते हैं कार्बोनिल कार्बन की, इसलिए भी कम रिएक्टिव है। तो ड्यू टू दीज रीजंस दिस स्टेप इज़ द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ऑल दीज थ्री स्टेप, एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ पे कीटोन के केस में हमारा जो सेकंड स्टेप है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, जबकि एल्डिहाइड के केस में, एसिटाल्डिहाइड के केस में जो फर्स्ट स्टेप था दैट वाज आवर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो दैट्स ऑल एज फॉर एज टुडेज लेक्चर इज़ कंसर्न्ड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।